हेलो दोस्तों, मैं गौरव नार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है शेयर मार्केट में शेयर का चयन कैसे करें। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या शेयर मार्केट में आना चाहते हो या शेयर मार्केट में आ गए हो, तो आप सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में रहता है और लिमिटेड पीरियड के लिमिटेड गेन के लिए मार्केट में लिमिटेड वो प्रॉफिट गेन करता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर हमेशा लंबे समय के लिए मार्केट में रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टर में भी दो टाइप है, एक सेफ इन्वेस्टर और एक रिस्की इन्वेस्टर। दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट ही अपने आप में एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों बराबर की ही रिस्क ले रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करते समय। दोस्तों, शेयर का चयन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले सेक्टर का चयन कीजिए। आपको अगले 3 से 5 साल 10 साल में आपको क्या लगता है कौन से शेयर सेक्टर अच्छा करेंगे, उसके बारे में पहले सोचो। दोस्तों, ये बात बहुत ही मुश्किल है कि दिमाग में इमेजिनेशन अपने को करने का है, लेकिन दोस्तों ये भी बात बहुत आसान है। अपन ऐसे देख सकते हैं कि मैं डे टू डे लाइफ में कौन से कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कौन से प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगते हैं, कौन से प्रोडक्ट ग्रोथ करेंगे इन फ्यूचर ऐसे मेरे को लगते हैं, तो उस कंपनी के शेयर में भी आप एक बार निवेश करने का सोच सकते हैं। लेकिन मैं आगे पैरामीटर आप सबको बताऊंगा, वो सब पैरामीटर आप एक बार चेक कर लीजिए। दोस्तों, जो सेफ इन्वेस्टर होता है वो पहले सेक्टर का चयन करता है और उसके बाद वही सेक्टर में लार्ज कैप को जो कंपनी होती है, जो दिग्गज होती है, जो लीडिंग कंपनी होती है वो सेक्टर में, उसमें वो निवेश करता है। वो जो रिस्की इन्वेस्टर होता है वो हमेशा स्मॉल कैप कंपनी और छोटे शेयर जो पेनी शेयर रहते हैं उसके बारे में सोचता है। दोस्तों, पेनी शेयर और स्मॉल कैप शेयर कम से कम 150 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयर चुनिए। दोस्तों, किसी भी शेयर का चयन करते समय उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जरूर एक बार चेक कर लीजिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। दोस्तों, अगर ज़्यादा कर्जा कंपनी के ऊपर रहता है तो कंपनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाती, और कर भी लिया तो वो जितना नेट प्रॉफिट ग्रोथ करेंगी, जितना नेट प्रॉफिट कमाएगी, उसका वो प्रॉफिट का बहुत से परसेंटेज और बहुत से पोर्शन वो एज ए इंटरेस्ट बैंक को दे देगी। इसलिए जब तक निवेशकों को नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिखती तब तक निवेशक वो शेयर में से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों, ये कर्जे को देखने के लिए एक रेशो रहता है, उसको हम बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ये कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। मैं प्रेफर करता हूँ 0.1 से लेके 0.2 तक ही होना चाहिए। अगर 0.2 से ज़्यादा है तो वो शेयर को आप अवॉइड कर दो और कर सकते हो। दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये भी इसके ही रिलेटेड है। अगर आप नेट प्रॉफिट कंपनी बना रही है तो नेट प्रॉफिट का कितना पोर्शन आप बैंक को एज अ इंटरेस्ट पे करते हो, ये रेशो से बात साबित हो जाती है कि आप कंपनी जो चला रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे से चला रहे हो या फिर लोन लेके चला रहे हो। दोस्तों, अगर लोन लेके चला रहे हो तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है कंपनी का कोर बिजनेस मॉडल। दोस्तों, किसी भी कंपनी का शेयर का चयन करने से पहले आप उस कंपनी का प्रोडक्ट चेक कर लो। क्या प्रोडक्ट ब्रांडेड है या नहीं है। क्या अगर ब्रांडेड नहीं है तो मैनेजमेंट क्या इतनी सक्षम है कि उसको उस प्रोडक्ट को ब्रांडेड बना सकती है। अगर बना सकती है तो कितने टाइम में बना सकती है। अगर बना सकती है तो क्या नेट प्रॉफिट मार्जिन पे वो बना सकती है। दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। आजकल के कंपटीशन में सब कंपनी नेट प्रॉफिट से जूझ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन के
चक्कर में वो अपना नेट प्रॉफिट कम कर रही है। लेकिन दोस्तों अपने को जो शेयर का चयन करना है वो उसका नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ना चाहिए, उसका ब्रांड वैल्यू अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं है तो कितने टाइम पे वो अच्छा होगा, ब्रांड होगा, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों कंपनी का सेल्स भी ग्रोथ होना चाहिए, हर साल कंपनी का सेल्स भी ग्रोथ होना चाहिए, ये भी दिमाग में ख्याल रखें। दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले, अगर एक बार आप प्रॉफिट लॉस भी नहीं देखा तो चलेगा, लेकिन कैश फ्लो ये हमेशा देखो कि कैश फ्लो 3 टाइप के होते हैं। पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और तीसरा रहता है कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। दोस्तों कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी ये नहीं भी देखा तो खाली इम्पोर्टेंट है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोस्तों कंपनी हर साल क्या अपने कोर बिजनेस मॉडल से कैश जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों कंपनी उस कोर बिजनेस में से हर साल कैश नहीं जनरेट कर रही है तो कंपनी का जो काम है, जो सेक्टर में वो काम कर रही है, उससे ही अगर उसको कैश नहीं मिलेगा तो आप उस कंपनी पर भरोसा नहीं रख सकते लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों कैश फ्लो रेशो हमेशा पॉजिटिव में ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ केस में वो नेगेटिव रहता है क्योंकि कंपनी कैश तो जनरेट कर रही है लेकिन कुछ भी एसेट उसको जनरेट करने के लिए कैश लगता है तो वो कैश वो बिजनेस में डिप्लॉय कर देती है। दोस्तों कैश फ्लो रेशो अगर नेगेटिव होता है हर 1-2 साल में और सेल्स ग्रोथ बढ़ता है तो ये नेगेटिव माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ है जो कंपनी अपने से छुपा रही है। क्या कंपनी डुप्लीकेट बिल तो नहीं बना रही, उसके सेल्स को मैनिपुलेट तो नहीं कर रही, क्योंकि एक आम निवेशक खाली प्रॉफिट और लॉस देखता है और उसमें सेल का भी जिक्र होता है। तो वो कॉमन इन्वेस्टर को फंसाने के लिए सेल्स तो दिखा देते लेकिन वो सेल्स फर्जी हो सकती है, और वो फर्जी है या नहीं है इसके बारे में अपने को कैश फ्लो रेशो बताता है। दोस्तों कैश फ्लो रेशो नेगेटिव है, इन्वेस्टमेंट कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर नेगेटिव है, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल ये तीनों भी नेगेटिव है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है कंपनी का एसिड बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल। दोस्तों कैश फ्लो रेशो ये एनुअल रिजल्ट में ही पता कंपनी बताते हैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी नहीं बताते। दोस्तों करंट रेशो ये कैश रेशो में आता है। दोस्तों करंट रेशो ये शॉर्ट टर्म का कंपनी का फाइनेंशियल बताता है कि कंपनी की लिएबिलिटी से कंपेयर करें तो कंपनी के पास कितना एसेट है, ये अपने को करंट रेशो बताता है। क्विक रेशो, दोस्तों करंट रेशो को सबसे पहले अपन ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। करंट रेशो दोस्तों क्या होता है, करंट रेशो होता है करंट एसेट बाय करंट लिएबिलिटी। करंट एसेट क्या होता है, जो कंपनी को ऐसे कौन से भी एसेट जो कैश में कंपनी कन्वर्ट कर सकती है विद इन 1 ईयर, इसको करंट एसेट बोलते हैं। ऐसे कौन से भी एसेट जो कंपनी 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर सकती है। दोस्तों करंट लिएबिलिटी ऐसे कौन सी भी लिएबिलिटी जो 1 साल में ख़त्म होगी, ऐसे कौन से भी कंपनी जो लोन ले रही है, जो किसी से भी पैसा बैंक से उधार ले रही है, तो वो कैश लिएबिलिटी में आएगा और वो 1 साल के अंदर ख़त्म होना चाहिए, तो ही उस कर्जे को, उस लोन को हम कैश लिएबिलिटी में ले सकते हैं। दोस्तों कैश रेशो में कंपनी का इन्वेंटरी भी शामिल हो जाता है। इन्वेंटरी क्या होता है, जो प्रोडक्ट कंपनी इन्वेंटरी करके रखती है, अपने गोडाउन में स्टॉक करके रखती है। लेकिन क्विक रेशो क्या बोलता है कि इसका कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी का जो अभी का प्रोडक्ट है वो 1 साल में कंपनी बेच सकती है और उससे कैश जनरेट कर सकती है। इसलिए क्विक रेशो क्या बोलता है, जो कैश कंपनी के पास है या ऐसे कौन से भी एसेट जिससे कंपनी कैश जनरेट कर सकती है, उसमें इन्वेंटरी शामिल मत करो। इसलिए कैश एसेट में से इन्वेंटरी माइनस किया, डिवाइडेड बाय टोटल लिएबिलिटी करंट लिएबिलिटी किया,
तो अपने को क्विक रेशो मिलता है। क्विक रेशो दोस्तों बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और करंट रेशो के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों अगला पॉइंट है कंपनी के मालिक का कंपनी पे क्या भरोसा है। दोस्तों ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में से साफ दिखाई देता है कि कंपनी का होल्डिंग, प्रमोटर का होल्डिंग कंपनी में कितना परसेंट है। दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का प्रमोटर ही तो है जिसको कंपनी के बारे में सब कुछ मालूम रहता है। कंपनी ग्रोथ करने वाली है या नहीं करने वाली है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले कंपनी के प्रमोटर कंपनी को छोड़ के भाग जाएंगे। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रमोटर ने अपने शेयर को क्या गिरवी रखा है। अगर गिरवी रखा है तो किस कारण गिरवी रखा है। कंपनी क्या कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है, कंपनी को क्या कंपनी एसिड बना रही है, कंपनी को किस बारे में, किस चीज़ के लिए पैसा लग रहा है कि वो अपने शेयर को प्लेज कर सकती है। दोस्तों शेयर को प्लेज करना यानी ये बहुत खतरनाक बात है। कौन सी भी स्टैंडर्ड कंपनी अपने शेयर को किसी भी हालत में प्लेज करना नहीं चाहती, क्योंकि दोस्तों किसी भी रिसेशन में अगर कंपनी को कैश की ज़रूरत पड़ गई तो और कंपनी ने कैश डिफ़ॉल्ट कर दिया तो जिसके पास भी शेयर गिरवी है, वो बैंक है या बाकी कौन सा भी रहे, तो वो ओपन मार्केट में जो शेयर गिरवी है वो सेल आउट कर देते हैं, जिसके वजह से कंपनी में लोअर सर्किट लगता है और शेयर का प्राइस बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों इन्वेस्टर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप कैसा है। हर एक बात मैनेजमेंट इन्वेस्टर के साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों जितने भी बेस्ट कंपनी है वो ये बात इन्वेस्टर के साथ शेयर करते। मान लो अभी कोरोना आ गया और प्लांट बंद है तो ये भी बात कंपनी के मैनेजमेंट इन्वेस्टर के साथ शेयर करना चाहिए। ये रिलेशनशिप कितना अच्छा है, ये इससे अपने को कंपनी का मैनेजमेंट कितना एक्टिव है वो भी पता चल जाता है। दोस्तों कंसिस्टेंट डिविडेंड कंपनी दे रही है क्या नहीं दे रही है, ये बात भी अपने को पता चाहिए, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट डिविडेंड अगर कंपनी दे रही है तो एक बात साबित हो जाती है कि कंपनी कैश फ्लो लगातार जनरेट कर रही है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश उसके कोर बिजनेस में से आता है, इसलिए वो कैश को अपने शेयर होल्डर में बांट देते हैं। इसको ही तो डिविडेंड बोलते हैं। दोस्तों अगर कंपनी अपने कोर मॉडल में से कैश नहीं बना पाएगी तो वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। दोस्तों ऐसे भी कोई अच्छी कंपनियां हैं जो डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देती। उनका मानना ऐसा है कि जो नेट प्रॉफिट हम ग्रोथ कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, अगर वो हमारे ही बिजनेस में अगर हम डिप्लॉय करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न उसको कमा सकते हैं। दोस्तों कोई कंपनी का ऐसा भी मानना है, जो ब्रांडेड है वो ऐसे भी मानते हैं अगर मैं नेट प्रॉफिट मेरे इन्वेस्टर को दे दूंगा तो शायद से वो नेट प्रॉफिट को उतने तेज़ी से ग्रोथ ना कर पाए जितने तेज़ी से हम करते हैं, इसलिए कुछ ब्रांडेड कंपनी डिविडेंड नहीं देती। दोस्तों ये सब पॉइंट में मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों जो शेयर होल्डर का पैसा है कंपनी के पास, वो पैसे से कंपनी कितना परसेंट में ग्रो कर रही है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। दोस्तों ये कम से कम 15% से ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों मनी कंट्रोल ऐप पे आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 8 साल का क्या है, कंपनी का सेल्स कितना है, 3 इयर्स का सेल्स कितना है, कितना ग्रो हो रहा है, 3 इयर्स का नेट प्रॉफिट का CAGR क्या है, ये सब बात आपको मनी कंट्रोल ऐप में से पता चल जाएगी। दोस्तों ये सब होने के बाद आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। कंपनी क्या बोनस देती है, कंपनी क्या स्प्लिट करती है, कंपनी क्या शेयर होल्डर के बारे में सोचती है। दोस्तों ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो ब्रांडेड है लेकिन वो शेयर होल्डर के बारे में नहीं सोचती, ऐसा माना जाता है। दोस्तों MRF का स्टॉक 90,000 हो गया, एक स्मॉल इन्वेस्टर उसका शेयर नहीं ले पाएगा, ये इन्वेस्टर के साथ नाइंसाफ़ी अपन बोल सकते हैं। श्री सीमेंट ये कभी भी अपने शेयर को स्प्लिट नहीं करते। ऐसे बहुत सी कंपनियां ब्रांडेड है जो वो स्प्लिट नहीं करते, और ऐसी ब्रांडेड कंपनियां भी है जो अपने शेयर को स्प्लिट करती है। आमतौर पे ITC
आईटीसी एक आम निवेशक के बारे में हर बार सोचती है, गुड डिविडेंड भी देती है और हर बार कंपनी बोनस भी देती है और स्प्लिट भी करती है हर टाइम इंटरवल के बाद। दोस्तों, इसमें और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि बुक वैल्यू अगर शेयर वैल्यू के सेम है, बुक वैल्यू और शेयर वैल्यू सेम है, तो एक बार कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये एक अच्छा पैरामीटर भी हो सकता है और एक गलत पैरामीटर भी हो सकता है। अगर बुक वैल्यू शेयर वैल्यू के ये दोनों वैल्यू सेम है तो मैंने बताए पहले के सब पैरामीटर एक बार अच्छे से फिर से चेक कर लीजिए। दोस्तों, ये तो हुई सब थ्योरेटिकल बात, मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मैं आपके साथ एक दो बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हो तो हर दिन शेयर के प्राइस का मूवमेंट मत देखो, इससे आप पैनिक हो जाते हो और आप शेयर एग्जिट करके निकल जाते हो। आप सोचते हो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। दोस्तों, कम से कम आप 1 महीने के टाइम इंटरवल में आपका शेयर का प्राइस देखा करो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। और किसी भी रूमर और किसी भी बाहर का फैक्टर का न्यूज़ का इम्पैक्ट अपने शेयर पे और अपने माइंड पे मत आने दो। दोस्तों, खाली कंपनी का मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री आता है और कंपनी का एनुअल रिजल्ट और क्वार्टरली रिजल्ट, इतना ही एनालिसिस करो, ये काफ़ी होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। दोस्तों, मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अगले वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं किसी भी शेयर को बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। थैंक यू।